नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है GBR इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम अगस्त महीने के अब तक के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखेंगे। तो दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखें। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है, भारत के किस पड़ोसी देश में राष्ट्रीय विद्रोह छिड़ गया जिसके कारण वहां के प्रधानमंत्री को देश छोड़कर भागना पड़ा। दोस्तों, आप सभी को अभी पता होगा कि बांग्लादेश में जो है वो शेख हसीना की सरकार ने आरक्षण लागू किया था। क्या किया था? आरक्षण यानी रिजर्वेशन लागू किया था, जिसका बांग्लादेशी छात्रों ने जमकर विरोध करना शुरू कर दिया। और देखते देखते क्या हुआ, यह विरोध जो है वो झड़प में बदल गया और करीब 300 लोगों की जानें चली गई हैं। दोस्तों, शेख हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ा है। और ये कहाँ की प्रधानमंत्री हैं? तो ये बांग्लादेश की प्रधानमंत्री थी। दोस्तों, आप सभी को पता होगा बंग बंधु किसे कहा जाता है? बंग बंधु कहा जाता है इनके पिताजी शेख मुजीबुर रहमान को। दोस्तों, उन्हें बंग बंधु कहा जाता था। और दोस्तों, आप सभी को पता है कि बांग्लादेश जो है 1971 में आज़ाद हुआ। ये क्या पहले था दोस्तों? ये पहले जो था वो पूर्वी पाकिस्तान था। क्या था? पूर्वी पाकिस्तान था। और पश्चिमी पाकिस्तान, जो आज पाकिस्तान आप देख रहे हैं, वो पश्चिमी पाकिस्तान था। ठीक है दोस्तों, ये याद रखिएगा। 1971 में आज़ाद हुआ। और बांग्लादेश के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? शेख मुजीबुर रहमान। और ये जो हैं उन्हीं की बेटी हैं और इनको अभी भागना पड़ा है। ठीक है, ये अभी भारत के हिंडन एयरबेस पे अभी उतरी थी। वहाँ से उनका जो एरोप्लेन है उसमें रिफ्यूलिंग किया जाएगा और रिफ्यूलिंग करने के बाद वो जो हैं शायद वो लंदन जा सकती हैं। ठीक है दोस्तों, अब बांग्लादेश में नई सरकार आएगी। अब पता नहीं वो भारत के लिए काम करेगी या भारत विरोधी होगी। ठीक है, वो देखना पड़ेगा। भारत भी इस पे अभी नज़र बनाए हुए है, क्योंकि ये भारत का पड़ोसी देश है और भारत का बहुत ही महत्वपूर्ण एक पड़ोसी देश है ना, जो कि जहाँ भारत जो है इसको बांग्लादेश को बहुत ज़्यादा निर्यात भी करता है। ठीक है, और अभी आपको ये भी पता होगा कि T20 का जो वुमेंस का जो T20 वुमेंस वर्ल्ड कप जो है वो कहाँ होने वाला था? बांग्लादेश में होने वाला था। तो ये जो है ये भी अभी इसकी जो मेज़बानी है ये छीनी जा सकती है बांग्लादेश से। ठीक है, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लग रहा होगा। दोस्तों, आप ये वीडियो एक बार लाइक ज़रूर कर दें। ठीक है, और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। दोस्तों, हम हर प्रत्येक क्वेश्चन में उससे रिलेटेड फ़ोटो हम यहाँ पे ऐड किए हैं। ठीक है दोस्तों, हम बढ़ेंगे अब अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में महाराष्ट्र के राज्यपाल किसे बनाया गया है? दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि अभी जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 9 नए राज्यपालों की नियुक्ति की है ना। और ये 9 जो राज्यपाल हैं ये आपको याद होने चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जब भी राज्यपाल बदलते हैं वो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इस सवाल का जवाब हम देखेंगे। महाराष्ट्र के राज्यपाल अभी बनाए गए हैं CP राधाकृष्णन को। किनको? CP राधाकृष्णन को। आपको दोस्तों ये ध्यान रखना चाहिए कि जो राज्यपाल की नियुक्ति है वो कौन करते हैं? प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा। प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होंगे। ये किस आर्टिकल में कहा गया दोस्तों? तो ये 163 आर्टिकल है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, मैं देख लेता हूँ। हाँ, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं सभी गवर्नरों की लिस्ट। दोस्तों, ये रहे नए गवर्नर जो कि अभी बनाए गए हैं। तेलंगाना के अभी जिष्णु देव वर्मा को बनाया गया है गवर्नर, और मेघालय का गवर्नर CH देव शंकर को बनाया गया है। सिक्किम का गवर्नर अभी ओम प्रकाश माथुर को बनाया गया है। राजस्थान का गवर्नर हरिभाऊ किशन राव बागड़े को बनाया गया है। झारखंड का गवर्नर अभी संतोष कुमार गंगवार को बनाया गया है। छत्तीसगढ़ का जो राज्यपाल है वो रमन डेका को बनाया गया है। पंजाब के गवर्नर अभी गुलाब चंद्र कटारिया को बनाया गया है। और असम के अभी राज्यपाल बनाए गए हैं लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, ये प्रश्न है, ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स नामक पुस्तक
किसने लिखी है? दोस्तों, ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स नामक पुस्तक जो है वो सुदीप्ता सेन गुप्ता ने लिखा है। कौन? सुदीप्ता सेन गुप्ता ने। दोस्तों, सुदीप्ता सेन गुप्ता जो हैं एक पर्वतारोही हैं, आप यहाँ पे फोटो में देख सकते हैं। इस किताब में इन्होंने भूविज्ञानी और पर्वतारोही की यादों का वर्णन किया है ना। और इसी तरह से दोस्तों और भी कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं जो कि 2024 में लिखे गए हैं और ये भी आपको याद होना चाहिए, तो वो भी देखते हैं दोस्तों। ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी, योगी गवर्नमेंट ऑन द मूव। दोस्तों, ये जो पुस्तक है सिलवंत सिंह के द्वारा लिखा गया है, ये आप ध्यान रखेंगे। एक समंदर मेरे अंदर, ये संजीव जोशी के द्वारा लिखा गया। फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर, मनसुख मंडाविया ने लिखा। बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक, श्रीधरन पिल्लई ने लिखा है, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों। संस्कृति के आयाम, बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, मनोरम मिश्रा ने इसे लिखा है। कन्वर्सेशन विद औरंगजेब, ये चारू निवेदिता ने लिखा है। द कॉन्स्पिरेसी, गोताबया राजपक्षे ने लिखा है। दोस्तों, आपको हमें उम्मीद है कि वीडियो पसंद आ रहा होगा। दोस्तों, ये मैंने जितने भी कंटेंट है, ये मैंने जो जुलाई का जो मंथली करेंट अफेयर का वीडियो दिया था उसमें मैंने सभी ये ऐड भी किया था। दोस्तों, उसका जो PDF है वो मैं टेलीग्राम पे देता हूँ। ठीक है, अब से मैं टेलीग्राम पे आंसर भी दिया करूँगा। ठीक है, PDF में आंसर वो हाईलाइट रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टेलीग्राम जो ग्रुप है वो आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ होता है। ठीक है। 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी नामक पुस्तक जो है मनोज मुकुंद नरवणे ने लिखा। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी नामक पुस्तक सैम पित्रोदा ने लिखा है। और नाइफ जो पुस्तक है एन अटेम्प्टिक मर्डर जो है वो सलमान रुश्दी ने लिखा है। ठीक है, इन पे एक मर्डर हुआ था उसी पे लिखा हुआ है, उन पे एक अटैक हुआ था, सॉरी। आगे देखते हैं दोस्तों, हाल ही में T20 महिला एशिया कप किसने जीता है। दोस्तों, T20 महिला एशिया कप का ये 9वां संस्करण था। कौन सा संस्करण? 9वां संस्करण। और ये कहाँ आयोजित किया जा रहा था? श्रीलंका में इसका आयोजन किया जा रहा था। और इसका जो विनर है वो अभी श्रीलंका ही है। श्रीलंका ने भारत को हराया है। किसे हराया है दोस्तों? भारत को हराया है और श्रीलंका इस बार विनर हो गया है। दोस्तों, महिला एशिया कप जो है T20 का, उसमें सबसे ज़्यादा जो सफल टीम है वो कौन है? इंडिया है। इंडिया ने टोटल अभी तक 7 बार यह खिताब जीत चुका है। और एक बार बांग्लादेश की टीम ने जीती है और एक बार अभी श्रीलंका की टीम जीती। ठीक है दोस्तों, आपको याद होगा कि T20 का जो वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप है वो बांग्लादेश में होने वाला है। ठीक है, लेकिन अभी उस पर संशय बना हुआ है क्योंकि वहाँ पे अभी विद्रोह चल रहा है। दोस्तों देखिए, 9वां जो महिला एशिया कप की मेज़बानी कौन कर रहा था? श्रीलंका कर रहा था। इस खिताब को श्रीलंका ने जीता है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम विजेता रही है। और अभी हाल ही में ICC की वार्षिक सम्मेलन जो है वो श्रीलंका में शुरू हुआ है। श्रीलंका की राजधानी जो दोस्तों कोलंबो है और एक राजधानी है श्री जयवर्धनेपुरे कोट्टे। राष्ट्रपति हैं रानिल विक्रमसिंघे और प्रधानमंत्री हैं दिनेश गुणवर्धन और मुद्रा है श्रीलंकाई रुपया। ठीक है दोस्तों, ये आप ध्यान रखिएगा इतना फैक्ट्स। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तरंग शक्ति युद्धाभ्यास 2024 का आयोजन कहाँ होगा? दोस्तों, तरंग शक्ति 2024 जो है इसका आयोजन जो है वो भारत में हो गया। कहाँ होगा दोस्तों? भारत में। यह कैसा एक्सरसाइज है? तो यह एक मल्टी एयर एक्सरसाइज है। एयर एक्सरसाइज मतलब वायुसेना इसमें भाग लेगी और मल्टी का मतलब होगा बहुत सारे देश इसमें भाग लेने वाले, बहुत सारे देश इसमें भाग लेंगे। ठीक है, यह भारत का सबसे बड़ा एयर एक्सरसाइज होने वाला है दोस्तों। यह 2 भागों में होगा, मतलब 2 बार में होगा। एक बार पहला भाग जो है वो तमिलनाडु में होगा, 6 अगस्त से वो शुरू होने वाला है। कब से? 6 अगस्त यानी आज से। ठीक है, और जो दूसरा भाग है वो राजस्थान में होगा, वो भी 29 अगस्त से शुरू हो जाएगा। कब? 29 अगस्त से वो शुरू होगा। ठीक है, तो अगर ये भी क्वेश्चन है कि तरंग शक्ति युद्धाभ्यास का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, तो आप पहला आंसर जो है वो तमिलनाडु ही लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, और भी जो 2024 में मुख्य प्रमुख जो अभ्यास हुए हैं वो हम अभी देख लेते हैं। पूर्वी लहर अभ्यास जो है वो भारतीय सेना के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? भारतीय सेना। अभी आपको पता होगा कि भारतीय सेना का जो अध्यक्ष हैं, जो भारतीय सेना प्रमुख हैं वो बदल गए हैं। कौन? उपेंद्र द्विवेदी बने हैं। और भारत के पूर्वी समुद्री तट पर किसे पूर्वी लहर अभ्यास को किया गया था? गगन स्ट्राइक 2 जो है भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना मिलकर करती है और यह पंजाब में आयोजन हुआ था। शक्ति अभ्यास का आयोजन भारत और फ्रांस करते हैं
और ये इस बार मेघालय में हुआ। तर्कस अभियान भारत और यूएसए करती है इसको, और इस बार कोलकाता में इसका आयोजन हुआ था। ठीक है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। रेड फ्लैग अभ्यास, देखिए दोस्तों ये भी कैसा अभ्यास है, तो ये भी मल्टी वाला है, मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है, बहुपक्षीय अभ्यास है। मतलब इसमें बहुत सारे देश भाग लेते हैं, इसमें भारत भी भाग लिया था। और ये कहाँ हुआ था? अलास्का में। अलास्का कहाँ है दोस्तों? अमेरिका में। जीमेक्स अभ्यास जो है भारत और जापान के द्वारा किया जाता है, इस बार इसका आयोजन जापान में हुआ। होपेक्स अभ्यास जो है भारत और मिस्र के द्वारा किया जाता है, इस बार इसका आयोजन मिस्र में हुआ। विक्टर सेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो पहली बार अंतरिक्ष में जो युद्धाभ्यास हुआ है वो विक्टर सेज है, और इसको कौन किया है? तो यूएसए ने, यूएसए की स्पेस फोर्स यानी अंतरिक्ष की सेना ने। ठीक है दोस्तों, हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों उम्मीद है आपको सेशन पसंद आ रहा होगा, इसे आप एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों हमें इससे मोटिवेशन मिलता है आगे की वीडियो बनाने का। ठीक है, लाइक्स बहुत कम होते हैं। क्वाड का वार्षिक सम्मेलन कहाँ होगा? दोस्तों क्वाड का जो वार्षिक सम्मेलन है वो इस बार भारत में होगा। कहाँ होगा? भारत में होगा दोस्तों। और क्वाड में कितने सदस्य देश हैं दोस्तों? टोटल 4 मेंबर्स हैं, 4 सदस्य हैं। और कौन कौन है दोस्तों? तो ऑस्ट्रेलिया है, यूएसए है, जापान है और भारत है। ये आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, फोटो में देखते हैं और भी समिट जो 2024 में है वो कहाँ कहाँ हुए हैं। तो जो G7 ग्रुप ऑफ 7 का जो समिट्स है वो इस बार इटली में हुआ। G20 का समिट ब्राज़ील में होगा। और ब्रिक्स समिट 2024 का आयोजन रसिया में होगा। ठीक है, वैसे नंबर तो इस बार ब्राज़ील का था, लेकिन ब्राज़ील जो G20 समिट्स का आयोजन कर रहा है, इसी वजह से इसने इसे करने से इनकार कर दिया। तब अगला जो नंबर है वो रसिया का था, इसलिए रसिया इस बार इसका आयोजन करेगा। आसियान समिट 2024 जो है वो लाओस में हुआ है। और COP28 समिट 2023 जो है वो यूएई में हुआ था। और COP29 जो समिट्स है 2024 का वो बाकू अजरबैजान में किया गया। और क्वाड समिट अभी हमने देखा इंडिया में होने वाला है। SCO 2024 जो सम्मेलन है वो कजाकिस्तान में हुआ। और नाटो समिट 2024 वाशिंगटन DC में हुआ। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता मनु भाकर का संबंध किस खेल से है? दोस्तों मनु भाकर का संबंध जो है वो शूटिंग से है। किससे है? शूटिंग से है। दोस्तों इन्होंने तो इतिहास ही रच दिया है। यह जो है वो 2 बार 2 पुरस्कार, एक ही ओलंपिक में 2 कांस्य मेडल जीतने वाली पहली महिला हैं, पहली भारतीय महिला हैं। और दोस्तों इन्होंने ये शूटिंग में पुरस्कार जीतने वाले भी ये पहली भारतीय महिला हैं। इनसे पहले जो है वो शूटिंग में भी और स्पर्धा आ चुकी है, लेकिन पुरुषों ने लाया है। आपको पता होगा अभिनव बिंद्रा के बारे में। अभिनव बिंद्रा जो हैं वो कब? 2008 के बीजिंग ओलंपिक में कौन स्वर्ण पदक जीता था शूटिंग में। ठीक है दोस्तों, ये आप याद रखिएगा। और दोस्तों मनु भाकर जो हैं वो 10 मीटर एयर पिस्टल प्रतिस्पर्धा में कांस्य पदक अभी जीती है ना, कांस्य पदक जीती है 10 मीटर एयर पिस्टल प्रतिस्पर्धा में। और इन्होंने 10 मीटर मिक्स डबल में भी कांस्य पदक जीता है। ठीक है दोस्तों, और एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली इकलौती एथलीट बन गई हैं। ठीक है, ओलंपिक जो है लॉस एंजल्स ओलंपिक जो है वो 2028 में लॉस एंजल्स में होगा। और पेरिस ओलंपिक अभी हो रहा है। इसके लिए भारतीय ओलंपिक संघ का मुख्य प्रायोजक जो है वो BPCL यानी भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड बना। और भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड का स्थापना 1967 में हुआ था। दोस्तों इसका मुख्यालय जो है वो मुंबई में है। और जो अभी पेरिस ओलंपिक 2024 में ध्वजवाहक कौन रहे? तो शरद कमल रहे, जो कि एक टेबल टेनिस प्लेयर हैं। और PV सिंधु रहे। PV सिंधु कौन है? तो बैडमिंटन प्लेयर हैं। पेरिस ओलंपिक में 2024 जो अभी हो रहा है उसमें मशाल वाहक कौन होंगे? तो अभिनव बिंद्रा, जो कि शूटर हैं। ठीक है दोस्तों, हमने इनके बारे में भी अभी देखा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ग्लोबल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट इंडेक्स में भारत किस स्थान पर है? दोस्तों भारत कृषि उत्पादन निर्यात करने के मामले में 8वें पायदान पर है। कौन सा पायदान पर है? 8वें पायदान पर है। भारत से सबसे अधिक जो निर्यात होने वाली वस्तु है वो कौन सी है? तो वो है सब्जी, वेजिटेबल्स सबसे अधिक निर्यात किया जाता है। दोस्तों पहले स्थान पर है यूरोपीय यूनियन और दूसरे स्थान पर है USA और उसके बाद जो है ब्राज़ील है। कौन?
ब्राज़ील है और उसके बाद है चाइना। ठीक है, चौथे नंबर पे चाइना है और हमारा देश जो है वो 8वें नंबर पर है। ठीक है दोस्तों, आज मौका मिला है तो हम कुछ इंडेक्स को एक बार देख लेते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत को 82वां स्थान प्राप्त हुआ है और सिंगापुर जो है वो टॉप पे रहा है। क्राइम जो है साइबर क्राइम इंडेक्स में 10वां स्थान भारत को प्राप्त हुआ, टॉप पे रसिया रहा है। रसिया में सबसे ज़्यादा साइबर क्राइम होता है दोस्तों, और भारत में जो है वो मोबाइल से धोखाधड़ी बहुत ज़्यादा होता है, ऐसा इस रिपोर्ट में बताया गया है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2024 में भारत को 109वां स्थान प्राप्त हुआ, टॉप पे रहा फिनलैंड। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2023 के अनुसार भारत को 93वां स्थान प्राप्त हुआ, टॉप पे रहा डेनमार्क। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत को 176वां स्थान प्राप्त हुआ, टॉप पे रहा इस्टोनिया। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत को 126वां स्थान प्राप्त हुआ, टॉप पे रहा है फिनलैंड। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में चौथा स्थान प्राप्त हुआ भारत को, टॉप पे रहा यूएस। बिजनेस इन्वायरमेंट रैंकिंग 2024 में भारत को 51वां स्थान प्राप्त हुआ, टॉप पे रहा सिंगापुर। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में भारत तीसरे स्थान पे रहा, टॉप पे रहा यूएस। विश्व बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 के अनुसार भारत 42वां स्थान पे रहा, टॉप पे रहा यूएस। लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत को 41वां स्थान प्राप्त हुआ, टॉप पे रहा है नॉर्वे। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में भारत को 129वां स्थान प्राप्त हुआ, टॉप पे रहा आइसलैंड। विश्व प्रेस स्वतंत्रता इंडेक्स में भारत को 159वां स्थान प्राप्त हुआ, ये याद रखिएगा आप, मोस्ट इंपॉर्टेंट, और टॉप पे रहा है नॉर्वे। वैश्विक शांति सूचकांक 2024 में भारत को 116वां स्थान प्राप्त हुआ, टॉप पे रहा है आइसलैंड। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। ठीक है, और वैसे मैं पीडीएफ तो ये देता ही हूँ, पीडीएफ ये आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST समुदाय के आरक्षण में उप वर्गीकरण करने की अनुमति देने के लिए अपने किस फैसले को रद्द किया है। दोस्तों, उप वर्गीकरण का मतलब आप समझ ही रहे होंगे। उप वर्गीकरण का मतलब होता है समुदाय के अंदर वर्गीकरण। जैसे कि OBC एक समुदाय है और OBC में भी वर्गीकरण किया गया है, क्रीमी लेयर में और नॉन क्रीमी लेयर में। ठीक है दोस्तों, OBC में वर्गीकरण कैसे किया गया है, क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर। आप देखते होंगे NCL आप लोग बनवाते हैं तो। जैसे कि OBC में 2 भाग में बटा हुआ है, OBC के अंदर 2 भाग ये बांटे गए हैं। ठीक है, तो और जैसे बिहार में OBC बांटे गए हैं OBC 1, OBC 2 में। ठीक है, परंतु SC/ST में ऐसा नहीं है। SC/ST में ऐसा नहीं है, उसमें कोई भी भाग अंदर नहीं है। दोस्तों, 2004 में जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट के पास आया था तो SC का मानना था, मतलब सुप्रीम कोर्ट का ये मानना था कि इस समुदाय के सभी लोग क्या हैं, तो इस समुदाय के सभी लोग पिछड़े हैं, है ना। सभी लोग क्या हुए हैं, तो पिछड़े हुए हैं। परंतु क्या हुआ कि धीरे धीरे समय बदलता गया और कुछ लोगों की स्थिति भी बेहतर हुई, है ना। कुछ लोग अच्छे अच्छे पोस्ट पर गए, कुछ लोगों का जीवन बहुत अच्छा हो गया, है ना। कुछ का दशा जो है वो अभी भी ठीक नहीं है ना, अभी भी छुआछूत को मानते हैं। तो इसी को देखते हुए देविंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य मामले में अभी क्या किया है कि सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST समुदाय में क्या किया है कि उप वर्गीकरण करने की मंजूरी दे दी है ना। और उप वर्गीकरण करने का जो अधिकार है वो किसको दिया गया है, तो राज्यों को दिया गया है। ठीक है, और ये जो 2004 का जो मामला था इस समय नहीं दिया गया था, है ना, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऐसा मान के चले थी कि इसका जो SC/ST के समुदाय के जो लोग हैं वो सभी अभी पिछड़े हुए हैं, इसलिए सभी को आरक्षण मिलना चाहिए, इसलिए उस समय मना किया, है ना। तो ये जो है इसका राइट आंसर होगा EV चेन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश। ठीक है दोस्तों, और आपको पता होगा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, है ना, ये 1973 का एक केस था जिसमें क्या हुआ कि इसमें प्रस्तावना को संविधान का अंग माना गया। आपको मेनका गांधी केस याद ही होगा, जो आर्टिकल 21 इसमें क्या हुआ कि विस्तार हुआ, आर्टिकल 21 का क्या हुआ, विस्तार हुआ। इनको विदेश जाने से रोका गया था, और विदेश जाने का जो अधिकार है वो भी हमारा जीवन का अधिकार आता है, राइट टू लाइफ। ठीक है दोस्तों, इसी और ये जो देविंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य है, ये जो है यही अभी केस आया था, इसी में ये फैसला दिया गया, है ना। ये जो फैसला दिया गया सुप्रीम कोर्ट जो फैसला दिया कि SC/ST समुदाय के आरक्षण में उप वर्ग
बनाने का अनुमति मिला है राज्यों को। ये जो केस था देवेंद्र सिंह बनाम पंजाब राज्य ने किया था, है ना, इस केस का नाम था। और जो सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला जो रद्द किया, है ना, वो 2004 का जो फैसला था ईवी चेन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश, इसको इसने रद्द किया है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है ये। ठीक है, आपको पता होगा दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो रीट जारी करता है अनुच्छेद 32 के अनुसार, और जो हाई कोर्ट है ना, वो 226 के अनुसार। ये भी आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? दोस्तों, हाल ही में विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार के लिए चंद्रयान-3 को चुना गया है। किसको? चंद्रयान-3 मिशन को चुना गया है। आप सभी को पता होगा कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने इसे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से 14 जुलाई 2023 को प्रक्षेपित किया था और 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंडिंग किया था। और चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला भारत जो है वो पहला देश बना था, और चंद्रमा पर उतरने वाला भारत कौन सा देश बना था? चौथा देश बना था। सबसे पहले चंद्रमा पर कौन गया था दोस्तों? यूएसए गया था, ये पहला देश था, और भारत जो है वो चौथा देश है। और दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला भारत कौन सा देश है? तो पहला देश है। ये आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। चौथा राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ? दोस्तों, चौथा राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन जो है वह अभी भोपाल में आयोजित किया गया है। कहाँ? भोपाल में। इसका थीम है अमृतकाल में राष्ट्रीय वैज्ञानिक चेतना का उन्नयन। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी लिखा हुआ है। ठीक है, ये रहे मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, कौन? मध्य प्रदेश के अभी मुख्यमंत्री कौन है? आप कमेंट बॉक्स में कीजिए तो। ठीक है, और 2023 में जो 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था वो कहाँ हुआ था दोस्तों? ये आप बताएंगे? मैं बता देता हूँ, फिजी में हुआ था। कहाँ हुआ था? फिजी में, ये आप याद रखिएगा। और अभी जो साहित्य अकादमी का जो अवार्ड है वो हिंदी के लिए किसे मिला है? तो ये मिला है किसे? संजीव को। किसे मिला है दोस्तों? संजीव को। किसके लिए? तो मुझे पहचानों के लिए। ये भी आप ध्यान रखिएगा, मुझे पहचानों के लिए हिंदी जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। और हिंदी में रेडियो प्रसारण अभी शुरू कहाँ हुआ है दोस्तों? कुवैत में हुआ है। कहाँ? कुवैत में हुआ है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। रेडियो प्रसारण शुरू हुआ है। और राष्ट्रीय हिंदी दिवस जो है वो 14 सितंबर को मनाया जाता है। कब? 14 सितंबर को। और जो विश्व हिंदी दिवस है वो कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। ये भी आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। ठीक है, हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस सवाल का जवाब आप जरूर दीजिएगा कि ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अभी कौन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राज्यपालों का 52वां सम्मेलन अभी कहाँ हुआ है? दोस्तों, राज्यपालों का 52वां सम्मेलन जो है वो अभी न्यू दिल्ली में हुआ है। कहाँ? न्यू दिल्ली में, राष्ट्रपति भवन में। दोस्तों, आप देख सकते हैं राष्ट्रपति जी राज्यपालों का स्वागत कर रहे हैं। ठीक है, इसकी अध्यक्षता राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने की। यह सम्मेलन 3 अगस्त को राष्ट्रपति भवन में संपन्न हुआ। पहली बार इस कब आयोजन किया था? मतलब राज्यपालों का जो सम्मेलन है वो पहली बार 1949 में किया गया था। कब? 1949 में दोस्तों। और उस समय हमारे जो स्वागतकर्ता थे, अध्यक्षता थे, कौन किया था? तो सी राजगोपालाचारी ने। किसने? सी राजगोपालाचारी ने किया था। और उस समय राष्ट्रपति भवन का नाम जो होता था गवर्नमेंट हाउस कहा जाता था। उस समय क्या कहा जाता था? गवर्नमेंट हाउस। गवर्नमेंट हाउस कहा जाता था उस समय राष्ट्रपति भवन को, ये आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। भारत का तीसरा यूनिकॉर्न कौन बन गया है? सबसे पहले तो आपको यूनिकॉर्न का मतलब समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो वैसे स्टार्टअप जिनका कुल जो मार्केट वैल्यू है वो कितना होना चाहिए? $1 बिलियन से अधिक होना चाहिए। $1 बिलियन या उससे अधिक होना चाहिए। ठीक है, तब वो यूनिकॉर्न कहलाता है। और ये स्टार्टअप होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्तों? स्टार्टअप। ठीक है, तो अभी जो तीसरा यूनिकॉर्न है वो कौन बन गया है? तो रैपिडो है। कौन? रैपिडो। पहला कौन था? तो कृत्रिम था, और दूसरा कौन था? परफ्यूज था। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारत सरकार ने कब तक देश भर में 25,000 PM जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा है? दोस्तों,
जो भारत सरकार है वो 2027 तक देश भर में 25,000 पीएम जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा है। कितना? 27,000। और पीएम जन औषधि केंद्र का लक्ष्य है देश के सभी लोगों तक सस्ती दवाइयाँ मुहैया कराना, क्योंकि इसमें इनके जो दवाइयाँ होते हैं उन पे कंपनी का नाम नहीं लिखा हुआ होता है, इसलिए वो सस्ता होता है। दोस्तों और भी भारत का लक्ष्य है, जैसे 2035 तक क्या करना है भारत को, तो अपना अंतरिक्ष स्टेशन बनाना है, यानी स्पेस स्टेशन एक बनाना है अपना। ठीक है। 2040 तक क्या करना है भारत को, तो 2040 तक मानव को चांद पर भेजना है। कहाँ भेजना है? मानव को चांद पर भेजना है, ये आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हाल ही में विश्व शिल्प शहर का पुरस्कार किस भारतीय शहर को मिला है? दोस्तों ये जो है ये श्रीनगर शहर को अभी विश्व शिल्प शहर का पुरस्कार दिया गया है। दोस्तों आपको पता होगा कि कौन कौन सा ये शहर हैं, से वो आप पहले जानिए। तो सबसे पहले तो मैसूर है, और उसके बाद मलप्पुरम है, जयपुर है, और अभी जो चौथा शहर है वो श्रीनगर है। ये प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला कौन शहर है? तो ये चौथा शहर है। ठीक है। इससे क्या होता है, तो इससे हस्तशिल्प के लिए जो है वो वैश्विक मान्यता और मांग को बढ़ावा मिलता है ना, जिससे इसकी मांग क्या होगी दोस्तों? बढ़ेगी। यहाँ का जो भी, जैसे कि अभी श्रीनगर को मिला, तो यहाँ का जो भी हस्तशिल्प होगा उसकी मांग क्या होगी? बढ़ेगी, जिससे यहाँ की लोगों की क्या होगी? आमदनी बढ़ेगी। और जब आमदनी बढ़ेगी तो क्या होगा? देश का जो जीडीपी है वो भी बढ़ेगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इसे आप याद रखिएगा, वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी। ठीक है, वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी, विश्व शिल्प शहर। आगे बढ़ते हैं। निशानेबाज स्वप्निल कुशले ने पेरिस ओलंपिक में कौन सा पदक जीता है? दोस्तों निशानेबाज जो स्वप्निल कुशले हैं वो अभी पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीते हैं, है ना। कौन सा पदक? कांस्य पदक जीता है इन्होंने। और दोस्तों आपको पता, ऐसे भी क्वेश्चन दे सकता है कि स्वप्निल कुशले का संबंध किससे है, कुशले का, तो ये निशानेबाज हैं। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हाल ही में किस देश ने राम मंदिर में विराजमान भगवान श्री राम के नाम पर डाक टिकट जारी की है? दोस्तों ये जो देश है ये है लाओस। ठीक है, लाओस ने अभी जो अयोध्या में राम मंदिर बना है और उसमें जो भगवान श्री राम का प्रतिमा जो विराजमान है उसके ऊपर एक डाक टिकट जारी किया है। यह फोटो देख सकते हैं, भारत और लाओस का झंडा। ठीक है दोस्तों, आपको ये जो भारत के विदेश मंत्री हैं और लाओस के विदेश मंत्री हैं, ये मिलकर इसे क्या किए थे? जारी किए थे। और अभी आपको ये याद रखना चाहिए, है ना, आसियान। क्या दोस्तों? आसियान का जो ये अभी सम्मेलन है 2024 का, वो कहाँ हुआ था? लाओस में ही हुआ था। ठीक है, ये आपको याद रखना चाहिए, लाओस में हुआ था। आसियान का मुख्यालय पता है आपको? कमेंट बॉक्स में कीजिए। ठीक है, आसियान का मुख्यालय आप कमेंट में कमेंट कीजिए। दोस्तों आप बने रहिएगा लास्ट तक, लास्ट में आपको एक गुड न्यूज़ भी देना है। ठीक है, तो उस गुड न्यूज़ को आप ज़रूर सुनिएगा और अपना राय भी दीजिएगा। भारतीय अंगदान दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों भारतीय अंगदान दिवस जो है वो 3 अगस्त को मनाया जाता है। अंगदान जागरूकता कार्यक्रम जो है इस बार नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। ये आप याद रखिएगा कि अंगदान जागरूकता कार्यक्रम नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। और कौन आयोजित किया था दोस्तों? राष्ट्रीय अंग एवं ऊतक प्रत्यारोपण संगठन द्वारा आयोजित करवाया गया था। ये आप देख सकते हैं, ऑर्गन डोनेशन डे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना शुरू की है? दोस्तों मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना जो है वो झारखंड सरकार ने शुरू किया है। इसमें क्या होगा कि महिलाओं को 1,000 रुपये प्रति मंथ दिए जाएंगे। ठीक है, जिससे झारखंड सरकार पे बहुत बड़ा बोझ बढ़ने वाला है, करीब 4 लाख करोड़ रुपए का बोझ बढ़ने वाला है। ठीक है दोस्तों, जो और भी हम कुछ अभी देख लेते हैं क्या, तो योजना से रिलेटेड प्रश्न। श्रमिक बसेरा योजना गुजरात सरकार चलाई। विधवा विवाह योजना अभी झारखंड सरकार चला रही है। शुभ यात्रा योजना केरल में चलाया जा रहा है। एक पंचायत एक खेल का मैदान योजना केरल में चलाया जा रहा है। अम्मा और बहिनी योजना असम में चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना उत्तर प्रदेश सरकार चला रही है। ग्रामीण मित्र योजना गोवा सरकार चला रही है। लाडली लक्ष्मी योजना और लाडली बहना योजना ये दोनों मध्य प्रदेश सरकार चला रही है। और मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना उत्तराखंड सरकार चला रही है। आसरा पेंशन योजना तेलंगाना सरकार चला रही है। और मुख्यमंत्री सम्मान निधि योजना राजस्थान सरकार चला रही है। ठीक है दोस्तों, ये आप योजना ज़रूर याद रखिएगा। और भी हम महिलाओं से रिलेटेड देख लेते हैं, जैसे महिला सम्मान योजना।
आपको पता होगा कि दिल्ली चला रहा है। कौन? दिल्ली महिला सम्मान योजना। लक्ष्मी भंडार योजना वो वेस्ट बंगाल चला रहा है, पश्चिम बंगाल चला रहा है। कौन? लक्ष्मी भंडार योजना। महतारी बंधन योजना, ये आप जरूर याद रखिएगा, महतारी बंधन योजना जो है वो छत्तीसगढ़ सरकार चला रहा है। कौन? छत्तीसगढ़, ये आप याद रखिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देश का पहला 3D प्रिंटेड स्कूल कहाँ खोला गया? दोस्तों, देश का पहला 3D प्रिंटेड स्कूल जो है वो अरुणाचल प्रदेश में अभी खोला गया है, ठीक है। और भी हम देख लेते हैं 3D प्रिंटेड से और भी जो प्रश्न बन सकते हैं, जैसे कि भारत का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर तेलंगाना में बनाया गया था, है ना। और भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर अभी बेंगलुरु में बना था, ये आपको तो पता ही होगा दोस्तों। भारत का पहला 3D प्रिंटेड हाउस IIT मद्रास है। और भारत का पहला 3D प्रिंटेड मानव कॉर्निया IIT हैदराबाद ने बनाया है। भारत का पहला 3D प्रिंटेड मस्जिद कहाँ है? तो सऊदी अरब में है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको सेशन ज़रूर अच्छा लग रहा होगा, ठीक है दोस्तों। इससे एक और प्रश्न है, मैंने पहले अपने वीडियो में बताया भी है, इनोवेटिव 3D डम्मी वॉलेट यूनिट कौन विकसित किया है? इनोवेटिव 3D डम्मी वॉलेट यूनिट कौन विकसित किया है? तो IIT गुवाहाटी विकसित किया है। कौन? IIT गुवाहाटी, ठीक है, ये आप याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अंशुमान गायकवाड़ का निधन हो गया है, वे किस खेल से संबंधित थे? दोस्तों, अंशुमान गायकवाड़ जो है वो एक प्रतिष्ठित क्रिकेट खिलाड़ी थे, है ना। और ये जो हैं ये भारत के कोच भी रह चुके हैं। इन्होंने अपने जीवन में टोटल 40 टेस्ट मैच खेले और 15 वनडे मैच खेले, है ना। 40 टेस्ट मैच खेले और 15 वनडे मैच खेले हैं। और ये भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच भी रह चुके हैं, है ना। सॉरी, 98-99 में ये थे, 2000 में भी रहे हैं, है ना। और इन्हें सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया गया है। कब? 2018 में, जो कि क्रिकेट का सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड है, सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में यामिनी कृष्ण मूर्ति का निधन हो गया, वे किस नृत्य से संबंधित थी? यामिनी कृष्ण मूर्ति जो है दोस्तों वो किस नृत्य से संबंधित थे, आप बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा भरतनाट्यम। क्या होगा दोस्तों? भरतनाट्यम। आपको पता होगा कि भरतनाट्यम जो है वो एक शास्त्रीय नृत्य है। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि शास्त्रीय नृत्य कौन कौन सा है ना। एक बार देख लेते हैं दोस्तों। भारत के शास्त्रीय नृत्य कौन कौन से हैं? कथकली केरल से, मोहिनीअट्टम केरल से, और भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। कथक उत्तर भारत से संबंधित है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, मणिपुरी मणिपुर, और उड़ीसी जो है उड़ीसा से संबंधित है। और सत्रिया अभी सबसे नया है जो कि असम से संबंधित है। टोटल जो 8 डांस हैं वो शास्त्रीय डांस हैं, है ना, क्लासिकल डांस हैं, शास्त्रीय नृत्य। और भारत के जो शास्त्रीय भाषा हैं वो 6 हैं, तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम और उड़िया। ये आप याद रखिएगा जरूर। तमिल को 2004 में जोड़ा गया था और संस्कृत को 2005 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। कन्नड़ और तेलुगु 2008 में इसको दिया गया शास्त्रीय भाषा का दर्जा। मलयालम को 2013 में और उड़िया को 2014 में, ठीक है दोस्तों। आपको ये भी पता होना चाहिए दोस्तों कि जो यामिनी कृष्ण मूर्ति हैं इनको 1968 में जो है वो क्या मिला था? 1968 में मिला पद्मश्री और 2001 में मिला पद्म भूषण। ये आप याद रखिएगा, पद्म भूषण। और 2016 में पद्म विभूषण भी इनको मिल चुका है। ये अवार्ड पूछ देता है, ठीक है, एग्जामिनर ये अवार्ड जरूर पूछ देता है, इसलिए आप याद रखिएगा। 84 वर्ष की आयु में इनका जो है वो निधन हो गया, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। विश्व स्तनपान सप्ताह कब मनाया जाता है? दोस्तों, विश्व स्तनपान सप्ताह जो है वो 1 से 7 अगस्त तक मनाया जाता है। और इस बार इसका थीम है अंतर को कम करना, सभी के लिए स्तनपान समर्थन, है ना। अंतर को कम करना, सभी के लिए स्तनपान समर्थन, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के नए चेयरमैन कौन बने हैं? सॉरी, यहाँ पे कौन है, ठीक है, ये कौन बने हैं? संजय नायर, सुदीप्ता सेनगुप्ता, प्रीति सूदन, दिनेश कुमार त्रिपाठी। आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि प्रीति सूदन जो हैं वो संघ लोक सेवा आयोग के अभी क्या बने हैं? तो चेयरमैन बने हैं। संजय नायर आपको पता होगा एसोसिएशन के अध्यक्ष बने हैं। दिनेश कुमार त्रिपाठी जो हैं वो क्या बने हैं? तो दिनेश कुमार त्रिपाठी नौसेना के अध्यक्ष प्रमुख बनाए गए हैं। और सुदीप्ता सेनगुप्ता तो हमने अभी देखा ही था, एक पुस्तक इन्होंने लिखा था, पर्वतारोही का ये नाम है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कृषि अर्थशास्त्रियों की 32वीं अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया?
दोस्तों अभी कृषि अर्थशास्त्रियों की बैठक हुई थी 32वीं, है ना, और ये कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में। और इसका जो उद्घाटन है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। ठीक है दोस्तों, एक मिनट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। ठीक है, आप इन्फॉर्मेशन ज़रूर सुन के जाइएगा दोस्तों, ठीक है, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है इस तरह की वीडियो बनाने में हम, और वो जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके लिए फ़ायदेमंद है, इसलिए आप उसको ज़रूर देखिएगा। दोस्तों अभी ये इस प्रश्न को हम देखते हैं। अमित शाह जो हैं अभी क्या हैं? तो होम मिनिस्टर, गृह मंत्री हैं। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हैं। और शिवराज सिंह चौहान जो हैं वो अभी कृषि मंत्री हैं। इनको ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है, कृषि मंत्री। ये पहले क्या थे? तो पहले ये जो थे मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर थे, अभी जो है मध्य प्रदेश के अभी चीफ मिनिस्टर बदल गए हैं। वो तो मैंने आपसे होमवर्क में पूछा है, इसलिए मैं तो बताऊंगा नहीं, ठीक है, वैसे मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इतना देर बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों एक इन्फॉर्मेशन ये देनी थी मुझे कि मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि मैं 10 क्वेश्चन मैथ का लेकर आऊँ हर बृहस्पतिवार को, है ना, हर बृहस्पतिवार को 10 क्वेश्चन लेकर के आऊँ और मैं एक क्वेश्चन बताऊँगा, ठीक है, उसका पूरा फुल कंसेप्ट बताऊंगा और उससे रिलेटेड एक प्रश्न आपको होमवर्क के रूप में दूंगा। इस तरह से मैं टोटल 10 प्रश्न बताऊंगा और 10 नए कंसेप्ट बताऊंगा जो कि आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। वैसे आपको वो बनाने आता ही होगा क्वेश्चन, ठीक है, परंतु मैं कुछ ऐसा बताऊंगा जिससे आपको उसमें समय कम लगे और वो जल्दी से सॉल्व भी हो जाए, ठीक है, जिससे आपको एग्ज़ाम में समय की बचत हो। और ये मैं 10 क्वेश्चन मैं कराऊंगा, 10 कॉन्सेप्ट दूंगा और उससे रिलेटेड जो 10 जो होमवर्क भी आपको दूंगा। वो आप हमें क्या करेंगे कि 10 प्रश्न का जो आंसर है वो आप कमेंट में एक साथ लिखेंगे। जैसे 1 का आंसर ए, या फिर लिख देंगे 1 का आंसर 10 मीटर, 2 का आंसर 1200 रुपया, ऐसे करके, ठीक है, लिख देंगे और मैं उसे मैच करके आपको टेलीग्राम पे स्कोर के साथ उसको अपलोड कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, अगर ये आप सुझाव दीजिए कि क्या ऐसा सुझाव करना सही होगा, ठीक है, मैं इसी बृहस्पतिवार से ये शुरू करने के लिए सोच रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, इतना देर बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है, थैंक यू सो मच। और अपना सजेशन जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।